रिकॉर्ड के साथ असम के बिहू नृत्य ने वैश्विक मंच पर बनाई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहू को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान का करेंगे दौरा। भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में एक बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत और 25 से अधिक घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा आज होगी संपन्न। जयशंकर ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से की मुलाकात। 5वीं भारत मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के साथ मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअली किया उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमडीबी को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के साथ करेंगी बैठक। सतत विकास लक्ष्यों और सीमा पार की चुनौतियों के वित्त पोषण के संदर्भ में 21वीं सदी के लिए एक अद्यतन एमडीबी इकोसिस्टम की आवश्यकता पर होगी चर्चा। आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दिल्ली कैपिटल से होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। असम का लोक नृत्य बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। गुवाहाटी स्थित सरू सजई स्टेडियम में बिहू कलाकारों और ड्रमर्स की प्रस्तुति ने लोगों को हैरान कर दिया। बिहू कलाकारों ने 2 अलग अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़े एथनिक डांस परफॉर्मेंस का और दूसरा रिकॉर्ड एक ही जगह पर सबसे बड़ी ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस को लेकर दर्ज किया गया। असम के 31 जिलों से आए 11,000 कलाकारों ने अपने राज्य की मनमोह लेने वाली धरोहर को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया। एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में इस आयोजन को गिनीज बुक में विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन को अद्भुत और अभूतपूर्व असम की मिसाल कहा। प्रधानमंत्री ने कल असम में एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करने के साथ साथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आज भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासम्मेलन में अमित शाह का संबोधन होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज तड़के दर्दनाक घटना हुई है। खोपोली इलाके में यात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 25 घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है।
दिल्ली की शराब नीति घोटाले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीबीआई ने कल अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इस दौरान मुख्यमंत्री से कथित शराब घोटाले में पूछताछ होगी। गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट में नई आबकारी नीति में कई तरह की गड़बड़ियों का जिक्र किया था, जिसके बाद सीबीआई जांच शुरू हुई थी। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। आरोप है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी में और 3500 करोड़ रेवेन्यू में नुकसान हुआ। यही नहीं, मैन्युफैक्चरर्स और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को रिटेल में शराब बेचने का टेंडर दिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई के मुख्यमंत्री को दिए गए नोटिस से उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है। नोटिस पर मुख्यमंत्री 16 अप्रैल को पेश होने जाएंगे। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। और इस सब के बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सीबीआई ने अपनी तहकीकात पूरी की होगी, कागजात एकत्र किए होंगे और तभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुला रही है। उन्होंने कहा कि सीएम होने के नाते दिल्ली की कोई भी नीति केजरीवाल की मर्जी और जानकारी के बिना नहीं बन सकती। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल का सहयोग इन सब चीजों में रहा है। इसमें जो मिस्टर नायर है, वो नायर साहब ने तो शायद केजरीवाल जी का पहले नाम भी लिया है और कहा है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से केजरीवाल जी की मौजूदगी यहाँ थी। और आपको इस विषय में ये भी समझना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली की कोई भी नीति उनकी मर्जी के बिना, उनकी जानकारी के बिना और उनके ठप्पे के बिना बन ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का सहयोग इन सब चीज़ों में रहा है, एक्टिव कोऑपरेशन रही है। जम्मू कश्मीर में 62 दिन की अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदरबल जिले में बालटाल मार्गों से एक साथ शुरू होगी। इस वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 17 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल कहा कि सुचारू और बाधा रहित यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं और सेवा प्रदाताओं को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि सुचारू यात्रा के लिए आवास, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड प्रातः और सायंकालीन आरती का सीधा प्रसारण भी करेगा। मौसम की जानकारी और कई ऑनलाइन सेवाओं के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। महामारी के दौरान ऐसा नहीं लगा कि ये कठिन समय लंबा चलेगा। वहीं दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग पर एकमत हुई थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च 2020 को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से संक्रमण से खुद को बचाने के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए एक दूसरे के करीब रहने और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने का हृदय स्पर्शी संदेश दिया था। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से यह समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बड़े शहरों का ट्रैफिक जाम हो या दुर्गम पहाड़ी इलाका,
ड्रोन डिलीवरी से दवाइयां और ज़रूरी सामान अब पलक झपकते पहुंच रहा है और ये कारनामा कर दिखाया है आईआईटी दिल्ली में इनक्यूबेटेड एक स्टार्टअप ने। TSAW नामक इस कंपनी के पास अलग अलग क्षमता वाले डिलीवरी ड्रोन्स हैं जो 50 किलो तक का सामान 25 से 120 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा सकते हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने स्टार्टअप के सह संस्थापक किशन तिवारी से खास बातचीत की। ट्रैफिक की समस्या से जूझते हुए महानगरों के लिए एक खुशखबरी है, ड्रोन डिलीवरी। अभी ये कहां तक पहुंचा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है T100 से किशन। ये बताइए कि अभी आप कहां फ्लाई कर रहे हैं, कितना मैक्सिमम पेलोड आप ले जा सकते हैं और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? जी, तो अभी हम दो लोकेशन से फ्लाई कर रहे हैं। एक तेलंगाना में एक निजामाबाद लोकेशन है, वहाँ पे हम करीब 21 शहरों को कनेक्ट करते हैं वाया ड्रोन। तो वहाँ पे जो ड्रोन है हमारी, उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी 20 किलो उठाने की है। जो दूसरा हमारा रूट है कोलकाता का, वहाँ पे हम हावड़ा को सॉल्ट लेक से कनेक्ट कर रहे हैं। फर्दर हम इसको एक्सटेंड करके हुगली तक कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे फिलहाल दो रूट है जिसपे हम ऑपरेट कर रहे हैं। किस तरह से, अगर आप आम आदमी की भाषा में समझाना चाहें, किस तरह से होता है ये? जी, आप इसको ऐसा समझो कि जैसे रोड्स है, रेलवेज है, वैसे एक पूरा एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्रिएट हो रहा है जो ड्रोन के टर्म्स में आ रहा है। और इससे फर्दर कनेक्टिविटी, जो ये Tier 3 Tier 4 सिटीज है, उनकी मेन सिटी सेंटर से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इससे जैसे हब टू हब डिलीवरी इनेबल होगी। हवा में सुरक्षा के लिए किस तरह से होगा, क्योंकि आपका ये भी ड्रोन भी फ्लाई कर रहा है, और एयर सेफ्टी के लिए उसका किस तरह से ध्यान रखा जाता है? जी, तो जैसे ट्रैफिक का हमारा ट्रैफिक का नियम है, जैसे ड्रोन के लिए एक UTM करके एक सेक्शन होता है जो UAV ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ आता है। तो उसके अंदर ये जैसे ड्रोन है, तो ड्रोन के 20 मीटर का एक वर्चुअल बबल आप एज्यूम करो, तो वो सॉफ्टवेयर में रहता है। और जैसे ही कोई भी नियर बाय ड्रोन या नियर बाय एयर व्हीकल होता है, तो ड्रोन उसको डिटेक्ट करता है और फिर एक नया पाथ को रिक्रिएट करता है। तो हम डीकॉन्फ्लिक्शन एल्गोरिथम्स और भी काफी चीजें ड्रोन में इनबिल्ट है। और ड्रोन खुद ही आप समझ लो एक स्मार्ट बीइंग है जो उस सारी चीजों को खुद ही ट्रैक करके और डेविएट कर सकता है इन चीजों को। एक आखिरी सवाल, कितने फ्लाइट्स आप लेकर जाना चाहेंगे और कितने सिटीज आप कवर करना चाहेंगे? जी, देखिए अगले कुछ टाइम में हमारा अराउंड 40 से 50 ड्रोन का टारगेट है। एक ड्रोन से दिन की लगभग 4 से 5 डिलीवरीज होती हैं। तो इस तरह से हम टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 20 हब्स रिक्रिएट करके 20 शहरों को कनेक्ट करके और वहाँ पे इनेबल करें। सबसे इंपॉर्टेंट यूज केसेस जो हम देख रहे हैं वो हिमाचल और उत्तराखंड में देख रहे हैं। उत्तराखंड की बात करो आप, तो देहरादून से उत्तरकाशी 7 घंटे का रास्ता है। मैं ये ड्रोन डेवलप करके 40 मिनट में वही चीज पहुंचा सकता हूँ। तो ये रूट्स हम इनेबल करके फिर इनकी कनेक्टिविटी प्रायोरिटी पे करना चाह रहे हैं, फिर बाकी के शहरों में भी फैलेंगे। जी, तो जैसे कि आपने सुना, ना सिर्फ ट्रैफिक की समस्या से ये आपको बचाता है, बल्कि आपका टाइम कंजम्पशन जो है, वक्त भी बचाता है, और जल्दी से जल्दी खास तौर से जो मेडिकल एड है वो भी आपको पहुंचाएगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज दिल्ली। दरअसल भारत सरकार की ड्रोन नीति ने इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को उड़ने के लिए पंख दे दिए हैं। इस नीति के तहत भारत में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो से एक्सक्लूसिव बातचीत में बॉटलैब डायनामिक्स की सह संस्थापक डॉक्टर सरिता अहलावत ने बताया कि पीएम मोदी का विजन भारत की ड्रोन इंडस्ट्री को ग्लोबल पावर बनाने में सक्षम है। बॉटलैब डायनामिक्स आईआईटी दिल्ली में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है जो रक्षा क्षेत्र में कार्यरत है। एक साल में 35 शो करके बॉटलैब्स ने दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। मेरे साथ हैं सरिता अहलावत, जो इस कंपनी की को-फाउंडर भी हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और ख़ास तौर से मोदी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है। सरिता, सबसे पहले मोदी सरकार का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रोन सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। 2021 में अगस्त में प्राइम मिनिस्टर टुक एन इनिशिएटिव और उन्होंने ड्रोन पॉलिसी को लिबरेट कर दिया। उससे हुआ क्या कि अभी आप आराम से ड्रोन बना सकते हो और बेच भी सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। एंड तो ही वेंट वन स्टेप फर्दर, तो एक स्टेप और आगे जाके उन्होंने क्या किया कि फॉरेन जो ड्रोन थे उनको इंडिया में लाना बैन कर दिया। आप भारत में बना रहे हैं या बाहर भी बेच रहे हैं? तो पहली बात है कि हमने जो ड्रोन बनाया है कम्प्लीटली इंडिजिनस है। इसका सारा डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिजिनसली की है और अभी हम लोग बाहर में भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अफ्रीका में शो किया है एंड ये साल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्री में कम से कम 5 या 6 में हम जाएंगे। आपको एक एज मिल गया चाइना के ऊपर, तो आपका क्या प्लान है, किस तरह से आप उसको बीट करना चाहेंगे? हमारे एरिया की बात करोगे तो 5200 ड्रोन के साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है।
तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड को हम तोड़ें। 5,500 पहले बनाएंगे और फिर 7,500 बनाएंगे और इसी साल हमें ये रिकॉर्ड तोड़ने की इच्छा है। भारत के रक्षा क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी कंपनी क्या कर सकती है? तो हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो इसमें है कि हम छोटे छोटे ड्रोन्स अच्छे बना सकते हैं एंड लार्ज नंबर में बना सकते हैं। सरकार की अगर हम बात करें और दिल्ली आईआईटी की हम बात करें तो इनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट है आपको? तो आईआईटी दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि जैसे आपको टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए तो आईआईटी दिल्ली ने हमें एक इंक्यूबेशन प्रोवाइड किया, उसमें हमें एक छोटा लैब ऑफिस एंड ऑल्सो आईआईटी दिल्ली की वजह से हमें वर्कशॉप और जितनी भी आईआईटी दिल्ली की फैसिलिटीज़ हैं वो हमें एक्सेस मिली है। हमने ग्राउंड को यूज़ किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टीडीबी, आईएचएफसी, ये बॉडीज़ हैं जिन्होंने हमें फ़ंड किया है एंड फंड भी बहुत जेनरसली किया है। उसकी वजह से हम लोग ये टेक्नोलॉजी बना पाए। तो जैसे कि आपने सुना, सरकार की मदद के बिना ड्रोन सेक्टर में भारतीय कंपनियां इतना अच्छा नहीं कर पाती और अब हमारा जो निशाना है वो 2030 है, जहां पर हमें दुनिया में अपना परचम फहराना है। कैमरामैन जयशंकर के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज़, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा का आज अंतिम दिन है। एस जयशंकर ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय विकास निगम के विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी। जयशंकर ने कहा, हमारे संबंधों को और विकसित करने पर उनके मार्गदर्शन को हम महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत मोजाम्बिक की प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देगा। व्यापार, निवेश, रक्षा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के संबंधों में प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मापुटो में नेशनल फैब्रिका नेशनल डी मेडिकामेंटोस का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अरमिंडो टियागो को धन्यवाद देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वो संस्थान की अत्याधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाएं देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा मोजाम्बिक प्रौद्योगिकी में की गई मदद से मोजाम्बिक में फर्क पड़ रहा है। अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर मोजाम्बिक आए जयशंकर ने अपनी समकक्ष वेरोनिका मैकामो के साथ 5वीं भारत मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान जयशंकर और मैकामो ने व्यापार, निवेश, कृषि, ऊर्जा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास सहयोग और रक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया और उन्हें और विस्तार देने के लिए नए रास्ते तलाशे। जयशंकर ने ट्वीट किया, बहुपक्षीय मंचों में हमारे ठोस सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मोजाम्बिक को उसके सफल यूएनएससी अध्यक्षीय महीने के लिए बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमडीबी को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के साथ भी बैठक करेंगी, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों और सीमा पार की चुनौतियों के वित्त पोषण के संदर्भ में 21वीं सदी के लिए एक अद्यतन एमडीबी इकोसिस्टम की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में IMF मुख्यालय में IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी G20 सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जबकि बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने से सभी के लिए बेहतर भविष्य होगा। वित्त मंत्री ने प्रभावी राजकोषीय मौद्रिक नीति में निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें विशेष रूप से कम आय वाले और ऋण भार वाले देशों में जल्द से जल्द ऋण राहत पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय अस्थिरता और कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अस्थिर वस्तुओं की कीमतों और मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने IMF की भूमिका को और मजबूत करने का आह्वान किया और 16वीं सामान्य समीक्षा के सफल समापन का भी आह्वान किया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में IMF द्वारा आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को बढ़ाने के विषय पर उच्च स्तरीय सेमिनार में भाग लिया।
सेमिनार को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे भारत के मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC और अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ने छोटे उद्यमियों को क्रेडिट और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारतीयों के जीवन को आसान बनाने में मदद की है। In India, during the last couple of years, we have seen how DPI can contribute to targeted, quick and efficient and inclusive service delivery through innovative methods developed by both public and private sector initiatives. Foundational building blocks approach of India's stack, digital identity that is, digital payments and consent-based data sharing has helped us to improve our governance, bring ease of doing business and enable ease of living for our people. Leveraging the potential of identity and payments of through DPI alone, India's record opening of 462.5 million low-cost bank accounts with 56% account holders being women. This has enabled us to transform the government service delivery by building the world's largest direct benefit transfer systems. Our DPI-based direct benefits transfer system has aided about 650 million people who received $322 billion directly into their accounts, which have led to an overall savings of more than $27 billion just across key central government services and schemes. एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाई हैं। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। जिस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चीन और ब्राजील ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए गरीब देशों को प्रतिवर्ष $100 बिलियन देने के अपने वादे को पूरा करने का आह्वान किया है। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा चीन की यात्रा पर हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा के बीच एक बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने चिंता जताई कि विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली $100 बिलियन प्रतिवर्ष की धनराशि पर्याप्त नहीं है। बयान में घोषणा की गई कि चीन ब्राजील जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष उपसमिति का गठन करेंगे। फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की मैक्रों सरकार की अत्यधिक अलोकप्रिय योजना को मंजूरी दे दी है। यह आदेश राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जीत के रूप में आया। पेंशन बिल पर 3 महीने के बड़े पैमाने पर विरोध ने उनके नेतृत्व को नुकसान पहुंचाया था। राष्ट्रपति मैक्रों अब 15 दिनों के भीतर विधेयक को अधिनियमित कर सकते हैं। शीर्ष संवैधानिक निकाय ने राजनीतिक विरोधियों द्वारा जनमत संग्रह के आह्वान को भी खारिज कर दिया, लेकिन कानूनी खामियों का हवाला देते हुए पेंशन बिल में कुछ अन्य उपायों को खारिज कर दिया। इस कदम ने यूनियनों और पेंशन योजना के अन्य विरोधियों को नाराज कर दिया है, जिसमें आज फ्रांस के आसपास के स्थानों पर प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ताज़ा खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेनी शहर स्लोवियांस्क में एक आवासीय क्षेत्र में शुक्रवार को एक रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। 7 रूसी S-300 मिसाइलों को बखमुत शहर के पश्चिम में स्लोवियांस्क में दागा गया था, जहां यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर सबसे भारी लड़ाई हुई थी। ट्विटर पर यूक्रेन की पुलिस के मुताबिक मलबे से निकाले जाने के बाद 2 साल के एक मासूम की भी एम्बुलेंस में मौत हो गई।
आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। आरसीबी और डीसी के बीच इस मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं एक तरह आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में है और दूसरी ओर दिल्ली की टीम अपनी पहली जीत हासिल करना चाहेगी। बेंगलोर के अपने घर यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में काफ़ी शानदार आंकड़े हैं। अगर दिल्ली को आरसीबी के गढ़ में जीत हासिल करनी है तो टीम को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली को पहली जीत हासिल करने के लिए खेल के सभी क्षेत्रों में सुधार करना होगा। दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। इन दोनों टीमों का इस साल प्रदर्शन अच्छा रहा है। लखनऊ का इरादा जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा, वहीं पंजाब की टीम तीसरी जीत के इरादे से उतरेगी। लखनऊ ने अब तक 4 मैचों में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं पंजाब ने 4 मैचों में 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 205 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैरी ब्रूक ने नाबाद 55 गेंदों में 100 रन बनाए, जबकि एडन मकर्रम ने 26 गेंदों में 50 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने नाबाद रहते हुए 31 गेंदों में 58 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल ने 3 विकेट लिए, जबकि हैदराबाद के लिए मार्को जॉनसन और मयंक मार्कंडे ने 2-2 विकेट लिए। हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 88 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फखर जमा और साइम अयूब ने 47 रनों की पारियां खेलकर स्कोर को उड़ान दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।